8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस कौन होगा? क्या इसकी तस्वीर 72 घंटे के बाद साफ हो जाएगी? इसकी इनसाइड स्टोरी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अपने खिलाफ चल रही गोलबंदी के बीच खुद मोदी की तैयारी कैसी चल रही है, यह इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको दिखाएंगे। और शरद पवार आखिर किसकी तरफ से खेल रहे हैं, किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल संवारेंगे, इसकी भी दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आपके सामने आगे होगी। लेकिन सबसे पहले बात विपक्ष के गठबंधन इंडिया की, जिसकी 31 अगस्त को मुंबई में एक निर्णायक बैठक होने वाली है। और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर मुहर लग सकती है। चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी जोरों पर है। आखिर 72 घंटे बाद क्या होने वाला है, आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन? क्या राहुल गांधी? क्या नीतीश कुमार? क्या ममता बनर्जी? आखिर कौन होगा इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार? आखिर किसके हाथ में होगी इंडिया गठबंधन की कमान? ये तय होने में लगता है अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी अहम बैठक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में गैर बीजेपी विपक्ष के 80 नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में होंगे। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की ये बैठक खासी अहम है। शहर भर में लगे पोस्टरों में भी इसकी झलक देखी जा सकती है, जिनमें लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में और अब तस्वीरें देखिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर में लिखा गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बता दें कि 2 दिवसीय बैठक में 80 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं, तो इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी आगे की रणनीति का एक खाका खींचेगा। बैठक में कई चीजें तय होनी हैं, जैसे पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग, 1 सीट 1 उम्मीदवार, गठबंधन की साझा चुनाव सभाएं, गठबंधन का मैनिफेस्टो, गठबंधन की समन्वय समिति, इंडिया गठबंधन का लोगो। 21 अगस्त को जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में, उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर है वो ये कि आखिर इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। 2024 के चुनावों में जब इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेगा तो उसकी कमान किसके हाथ में होगी? सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। सूत्रों से पता चला है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। नीतीश ने अकाली दल और INLD से भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। नीतीश कुमार 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैली में भी जाने वाले हैं। नीतीश कुमार हाल ही में BSP सांसद दानिश अली से भी मिल चुके हैं। तो नीतीश काम पर जुटे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के सवाल पर नीतीश ने कैमरे के सामने साफ इनकार कर दिया। अरे हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती, इसमें कहाँ कोई बात। सब लोग अपनी बात को रखेंगे
और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है, अगर अपने प्रदेश में है भाई, तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। नीतीश भले ही कैमरे के सामने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का जमघट जुटाने में उनका भी बड़ा हाथ है। नीतीश की पहल पर ही पटना में 23 जून 2023 को पहली बार विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 16 विपक्षी दलों के बड़े नेता पहुंचे, जबकि बेंगलुरु में 17-18 जुलाई 2023 को जो बैठक हुई उसमें 26 विपक्षी दल शामिल हुए थे। उसी बैठक में गठबंधन का नाम तय हुआ। तो मोदी के खिलाफ बने विपक्ष के इस गठबंधन की यात्रा पटना से होकर वाया बेंगलुरु अब मुंबई पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक बड़ी निर्णायक मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 11 सदस्यों की कमेटी और संयोजक का नाम फाइनल हो सकता है। तो मोदी के खिलाफ विपक्ष का झंडा कौन उठाएगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष किसके चेहरे को आगे करेगा, इसका पता जल्द चल सकता है। वैसे विपक्ष की ये चुनावी गोलबंदी ऐसे समय में हो रही है जबकि खुद मोदी लगातार चुनावी मोड में हैं और हर तबके को साध रहे हैं। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल शामिल नहीं। अकाली दल और INLD पर नीतीश ने डोरे डाले, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए। अरे बहुत आ सकते, देखिए अभी बहुत आ सकते, अरे बहुत आ सकते। अभी ठहरिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बहरहाल नजरें मुंबई वाली मीटिंग पर हैं, क्योंकि इस बैठक से 2024 के महासंग्राम की एक नई शक्ल उभरेगी। 2024 के रण पर एक नया चैप्टर खुलेगा। यहीं से पता चलेगा कि 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा या नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो सवाल यह है, बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी इससे बैकफुट पर है? तो जवाब है नहीं। बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे है। जहां विपक्ष अभी गठबंधन की चर्चा कर रहा है, वहीं टीम मोदी पूरी तरह से मोर्चे पर उतर गई। तेलंगाना से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और इनकी कमान पार्टी के दिग्गज नेताओं के हाथ में है। बीजेपी का संगठन चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज मैदान में उतर आए हैं। दक्षिण से उत्तर तक हर चुनावी सूबे में बीजेपी के दिग्गज जीत का समीकरण साधने के लिए रण में उतर चुके हैं। इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने चंद्रयान के बहाने बेंगलुरु और दिल्ली में रोड शो किया। बेशक ये रोड शो देश की बड़ी कामयाबी के नाम था, लेकिन इसका मकसद बीजेपी के कैडर को सड़क पर उतारना भी था। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उन राज्यों में बीजेपी के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह
रविवार को तेलंगाना में थे, सोमवार को गांधीनगर में, मंगलवार को राजस्थान के श्री गंगानगर जाएंगे। यानी बीजेपी का फोकस हर उस राज्य पर है जहां चुनाव है। पार्टी है, 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर बाद में केटीआर, और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है, ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा, अब कमल की बारी है। शाह के फोकस में सबसे ऊपर राजस्थान है। राजस्थान में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से पहली यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। चौथी परिवर्तन यात्रा को 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से नितिन गडकरी रवाना करेंगे। राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों को कवर करने वाली इन यात्राओं का समापन 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली के जरिए होगा। इन यात्राओं के जरिए राजस्थान में लोकल कनेक्ट बढ़ने और जमीन पर गहलोत सरकार को करप्शन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी चल रही है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी यात्राएं शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और अब जन आशीर्वाद यात्राओं की बदौलत अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़ और चंबल सभी इलाकों को कवर करेंगी। चित्रकूट में 3 सितंबर को अमित शाह पहली जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। सभी यात्राओं की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे। ये यात्राएं मध्य प्रदेश की 210 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। यात्राओं का समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा, तब पीएम मोदी की बड़ी रैली भी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी टिकट बंटवारे पर माथापच्ची कर रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित करने के बाद अब यात्राओं का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। बीजेपी के नेता सिर्फ चुनावी राज्यों में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमीन पर उतर गए हैं। यूपी में बाढ़ राहत और सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। योगी फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर का दौरा कर चुके हैं। मंगलवार को योगी झांसी पहुंचकर 1900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। एक तरफ जहां विपक्षी दल अभी गठबंधन पर चर्चा में ही मशगूल हैं, वहीं बीजेपी की पूरी लीडरशिप मैदान में उतर आई है। उनका पहला फोकस चुनावी राज्यों पर है, लेकिन 2024 का चुनाव हो या 24 के चुनाव का सेमीफाइनल, दोनों की तैयारियों के मोर्चे पर बीजेपी फिलहाल विपक्ष से बढ़त बनाए हुए है। दरअसल बीजेपी जमीन पर खुद को मजबूत कर रही है, वहीं विपक्षी खेमे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आप ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की बैठक है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी कांग्रेस के साथ बैठक की तैयारी में जुटी है, लेकिन इन तैयारियों के बीच पवार के रुख को लेकर सवाल है। अजित पवार को लेकर नरमी, और अब छगन भुजबल के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार किसकी पिच पर खेल रहे हैं। मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोडते लावली, त्याच्यात होतो माझा, कारण त्यांचं ज्ञानच खरं नाही,
खंड करणं वाजत नाहीये हे नाही लोक ओळखतील त्यामुळे नको की साक्षण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा. 2 जुलाई को एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच रिश्ते कुछ यूं तल्ख हो गए थे, लेकिन बगावत के 54 दिनों के बाद क्या परिवार में अंदर खाने कुछ और पक रहा है? नाही फूट पडणे याचा अर्थ काय? पक्षात फूट कधी होते जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला. मुंबई में एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता गठबंधन की बैठक को लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों के बीच सवाल ये, शरद पवार किस तरफ खेल रहे हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के साथ दिख रहे पवार चुपचाप कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं? इन सवालों को दम मिला है पवार के करीबी रहे उन छगन भुजबल के बयान से, जो कि एनसीपी में बगावत करके महाराष्ट्र में मंत्री बने हैं। छगन भुजबल ने बीड़ में दावा किया, शरद पवार ने बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए कहा था। शरद पवार ने ही मंत्री पद के लिए बात करने और अन्य चर्चाओं के लिए प्रेरित किया था। बगावत के बाद जब अजीत पवार पर सवाल उठे तो उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया था। खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही. तर 17ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली. वरिष्ठांनी सांगितलं माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, का भुजबळ साहेब होते. त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस. अजीत पवार गुट के नेता ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी से कोई बगावत नहीं की। शरद पवार ने जिस रास्ते पर उन्हें चलने के लिए कहा उसी रास्ते पर वे आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आज द इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही।